देखो, मेरी आवाज आ रही है ना? और आई होप स्क्रीन शेयर भी हो रही होगी। पहले बताओ, स्क्रीन शेयर हो रही है और साथ के साथ में आवाज आ रही है? स्क्रीन में देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो हिस्ट्री का पेपर है। हिस्ट्री के पेपर से स्टार्ट करेंगे। देखो, ये 2023 का पेपर है और सेम वही है। तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, 1931 में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? क्या वो आर्यन व्हीलर थे? क्या वो जो जीएफ टेल्स थे? क्या वो जॉन मार्शल थे? या फिर वो एलेक्जेंडर कनिंघम थे? तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि एस एन रॉय ने कौन सी बुक लिखी थी? एक राइटर है, एस एन रॉय, उसने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ। बहुत फेमस बुक है। बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है। एस एन रॉय करके है, उसने बहुत ही फेमस बुक लिखी है। और बार बार ये क्वेश्चन आता रहता है कि एस एन रॉय द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है? अच्छा, उस बुक का नाम ना कहीं पे लिखना हो तो लिख भी लो। वो बहुत फेमस बुक है और बार बार उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी, एस एन रॉय द्वारा रचित बुक है। ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी? तो अगर ये बात आए दुनिया के किसने सामने लेके आया, तो वो थे हमारे जॉन मार्शल। ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए खोज किसने करी, तो वो दयाराम साहनी ने करी थी 1921 में। ठीक है। हम ये चीज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर एग्जाम्स में ये आता है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। 1931 में मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन नामक जो बुक लिखी थी, वो जीएफ डेल्स ने लिखी थी। ठीक है। जीएफ टेल्स जो थे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, यानी कि पुरातत्वविद हैं, जो पुरानी वस्तुओं के विशेषज्ञ हैं। इन्होंने ही एक बुक लिखी है जिसके बुक का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा एक हड़प्पा स्थल प्रमुख में से शंख से बनी वस्तुओं का निर्माण स्थल है? तो हड़प्पा एक ऐसा शहर था जहां पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजें मिली हैं। जैसे अगर हम बात करें तांबे की, तो तांबा वहां पर राजस्थान के खेतड़ी रीजन से मिलता था। और उस टाइम पर राजस्थान का नाम था कालीबंगन। ठीक है। ऐसे ही जो लोथल था, वो एक बंदरगाह था जहां पर सबसे ज्यादा शिप आके रुकते थे। लोथल चावल के लिए भी फेमस था। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि शंख से बनी वस्तुएं कहाँ मिलती थी? तो क्या वो मोहनजोदड़ो है, क्या वो नागेश्वर है, क्या वो जो है कालीबंगन है, या वो शोधतो है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा नागेश्वर। ठीक है। नागेश्वर, बालाकोट और चामुंडड़ो करके जो जगह है वहां पे संग से बनी वस्तुएं भी मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा पुरातत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, जो ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन आते हैं या जो पूछा जाता है कि इनमें से कौन से कथन सही है, तो बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ठीक है। तो इसको पढ़ते हैं। ओके। तो पहला है कि एस एन रॉय द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। तो ये बात याद रख लो, कई बार बुक्स में भी पूछा गया है कि एस एन रॉय करके जो आर्कियोलॉजिस्ट था या जो पुरातत्वविद था, उसने किसकी खुदाई स्टार्ट करी? तो वो करी थी लोथल की। ठीक है। अगर देखो, जो जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बताते जाता हूँ ना, कॉपी लिया करो और कॉपी के साथ साथ लिखते भी रहा करो। तो ये रहेगा कि जब तुम पेपर देने बैठोगे तो तुम्हें रिवीजन के टाइम पे वो सारी चीजें रिवाइज कर सकते हो।
हड़प्पा की खोज करी थी दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो की खोज करी थी राखल दास बनर्जी ने। और लोथल, जो कि उस टाइम का गुजरात था, उसकी खोज करी थी एस एन राव ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, बिल्कुल सही बात है पहला वाला तो, बी के थापर द्वारा कालीबंगन की खुदाई का आरंभ हुआ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बी के थापर जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो पुरानी चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं और खोजबीन करते हैं। क्या सबको स्क्रीन सही से दिख रही है? ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ और तुम्हें समझ में ना आ रहा हो। एक बार हाँ बोल दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ, नेक्स्ट इसका पार्ट है। एम एस वर्ड्स द्वारा हड़प्पा में, देखो अभी मैंने तुम्हें बताया कि हड़प्पा की जो खोज हुई थी वो दयाराम साहनी ने करी थी, तो ये वाली बात जो है वो खुदाई का आरंभ किया था। तो अभी चलो इसको देखेंगे। ठीक है। बीबी लाल द्वारा धोलावीरा की खोज, बीबी लाल ने मेरठ की खोजबीन स्टार्ट करी थी। ठीक है। तो पहला जो ऑप्शन है ए वाला वो बिल्कुल ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लेकिन ये जो हड़प्पा की जीएफ टेल्स का जो दे रखा है ना ऑप्शन नंबर सी, वो गलत है, क्योंकि वो तो दयाराम साहनी ने करी थी। तो ये जो है इसका ए और बी ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर ए और बी दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा है और ऑप्शन नंबर सी में भी दे रखा है। आप जानते हैं कि ऑप्शन नंबर सी सही है, सी ऑप्शन जो है वो गलत है। जीएफ डेल्स ने नहीं करी थी। तो ए, बी और डी होगा, तो जो कि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है। नेक्स्ट है, मिलान करने वाले क्वेश्चन उतने ही आते हैं जितने आसमान में सितारे हैं। ठीक है। यानी बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मिलान से। तो पहला है, मिट्टी से बना हुआ हल हमें कहाँ मिला? तो मिट्टी से बना हुआ जो हल है वो हमें चोलिस्तान में मिला था। ठीक है। इस चीज को याद रखना, और इसको उस टाइम पे टेरिकोटा बोलते थे। अब ये टेरिकोटा क्या है? टेरिकोटा का मतलब होता है कि जो अ, पक्की मिट्टी होती है उससे बनी हुई चीजें जो होती है उसको टेरिकोटा कहते हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य वो हमें कालीबंगा से मिले थे। ठीक है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि जमीन के अंदर हल कहाँ मिला, तो वो बना था बनावली में। तो अभी तो बनावली ऑप्शन में नहीं है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। नहरों के अवशेष हमें मिले थे शोरतुगई से। अगर पूछा जाए कि नहरों के अवशेष कहाँ मिले थे, शोरतुगई से, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो इसमें देखो, सी का फोर्थ किस में है? सी का फोर्थ, क्या तुम्हें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है कि सी का फोर्थ है? हाँ या नहीं में जवाब दो। बोलो, माइक ऑन करके बोलो। और जलाशय का मतलब क्या होता है? जहाँ पर जल को संरक्षित रखा जाता है। जैसे आज के टाइम पे हम लोग टंकी या फिर जो छत होती है ना उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। और तो पहले के टाइम पे क्या होते थे, हौज बनाई जाती थी जहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढा किया जाता था, और फिर उसमें पानी को, बारिश होती थी तो उससे वो भर जाता था, और फिर उस पानी का इस्तेमाल ये लोग बाद के लिए यूज करते थे। और ये चीजें हमें मिली है धोलावीरा में। धोलावीरा क्या है? एक जगह है जो कि गुजरात में है। तो इसका डी का होगा सेकंड। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो सेकंड के बिल्कुल सारे के सारे ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है। हम सभी ने अशोक के बारे में जाना ही है। अशोक एक बहुत महान सम्राट था। उन्होंने एक युद्ध लड़ा था जिस युद्ध का नाम हम जानते हैं, कलिंग का युद्ध। ठीक है। कलिंग का युद्ध उनका जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था।
उसके बाद कभी भी उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में, अच्छा किसी को पता है अशोक जो है वो कौन से डायनेस्टी से था, कौन से वंश से था? चलो ऑप्शन देता हूँ। क्या वो मौर्य वंश से था? क्या वो गुप्त वंश से था? क्या वो धनानंद के वंश से था? या वो इनमें से कोई वंश से नहीं था? अशोक जो था वो कौन से वंश से था? क्या वो मौर्य वंश से था? क्या वो गुप्त वंश से था? क्या वो धनानंद के वंश से था? या इनमें से कोई वंश से नहीं था? हाँ, मौर्य वंश का सबसे महान सम्राट जो है वो अशोक था। अशोक के पिता का नाम किसी को पता है? अशोक के पिता कौन थे? अशोक के पिता, उनका नाम था बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार नाम था। और इनके जो दादा हैं, यानी कि जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करी थी, उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये सब हम क्यों जान रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन अशोक से रिलेटेड है तो पूछा जा सकता है। अशोक ने कौन सी भाषा में अभिलेख लिखे थे? अभिलेख क्या होते हैं? जो चट्टानों पर कुरेद कुरेद के लिखते हैं उसको अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। तो अरामाइक और यूनानी जो भाषा है, इस भाषा में अशोक के ज्यादातर उत्तर पश्चिम में अभिलेख मिलते हैं। हालांकि अशोक ने प्राकृत भाषा में भी लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पे उत्तर पश्चिम के पूछा गया है तो अरामाइक और यूनानी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक की जो ब्राह्मी लिपि का अर्थ किसने निकाला? तो अशोक के जो अभिलेख लिखे थे उसके अर्थ को बताने वाला एक ही इंसान था जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या किसी को ईयर याद है कि उन्होंने कब निकाला था? जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों का अर्थ कब निकाला था? इतना मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, वो ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता था। ठीक है, वहां पे एक अधिकारी था। देखो, अगर एग्जैक्ट डेट की बात करोगे तो 1838 है। लेकिन अगर तुम्हें 1838 भी ना याद रहे तो तुम ये बोल सकते हो कि 1830 के दशक में, क्योंकि दशक का मतलब होता है 10 वर्षों का समय। तो 830 से लेकर 840 के बीच का जो समय था उस टाइम पे उन्होंने जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि का अर्थ खोज निकाला था, जो कि अशोक के अभिलेखों से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत में नाटक कला पर कार्य की पहचान कीजिए। संस्कृत की बात हो रही है और संस्कृत में नाटक कला एक बुक है जो जो उस चीज को डिनोट करता है, वो इसका ऑप्शन जो होगा नाट्य शास्त्र होगा। तो संस्कृत में नाट्य शास्त्र जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट अभिलेख है। ठीक है। तो संस्कृत में नाटक कला के कार्य करने का जो नाटक था या फिर जो ड्रामा बनाया गया है, जो बुक्स लिखी गई है, उस बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। अच्छा, संस्कृत जो है एक भाषा भी है। ठीक है। क्या कोई बता सकता है कि जो हमारे त्रिपिटक है, जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक करके बुक्स आती हैं, तो ये जो है कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? किसी को याद है? बौद्ध धर्म के ये अभिलेख त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? क्या वो संस्कृत में लिखे गए हैं? क्या वो पाली भाषा में लिखे गए हैं? या वो नेपाली भाषा में लिखे गए हैं? या फिर वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं? हाँ, वेरी गुड, पाली भाषा में त्रिपिटक लिखे गए हैं। लेकिन अगर संस्कृत के ग्रंथों की बात करें, जैसे कि धर्मशास्त्र हो गया, मनुस्मृति हो गया, या समाज के नियम हो गए, तो वो जो उनकी जो लैंग्वेज थे वो ब्राह्मणों द्वारा रचित है, तो वो लिखे गए हैं संस्कृत लैंग्वेज में। लेकिन अगर बात हो रही है जैन ग्रंथों की, कि जो जैन लोगों ने लिखे हैं और जो जैन के द्वारा या उनके शिष्य द्वारा लिखे गए हैं,
तो उन्होंने हमेशा से ही प्राकृत लैंग्वेज का यूज किया है। कौन सी लैंग्वेज का यूज किया है? प्राकृत। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्कृत में नाटक कला, तो जिसमें नाटक आ रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? नाट्य शास्त्र से। ओके। तो हमें पता है महाभारत काल में ऐसा होता था कि अ, एक ही कुल में अलग अलग जातियां होती थी, और विवाह भी 8 तरीके के होते थे। तो टोटल 8 तरीके के विवाह होते थे, 4 अच्छे माने जाते थे और 4 बुरे माने जाते थे। और ये सब कहाँ लिखा है? ये सब लिखा है मनुस्मृति में। मनुस्मृति है क्या? मनुस्मृति सामाजिक नियमों की एक बुक है। ठीक है। जो कि ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी में। तो हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि एक समूह, एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वाले मध्य वैवाहिक संबंध की प्रथा क्या कहलाती है? जब अपने ही कुल में, अपने ही कास्ट के अंदर शादी कर लेते हैं, विवाह कर लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आंतर विवाह। जब अपने ही कास्ट के अंदर, अपने ही कुल के अंदर शादी करते हैं, तो उसे अंतर विवाह कहते हैं। लेकिन अगर अपनी कास्ट से जाके बाहर जाके शादी करते हैं, तो उसको बोलते हैं बहिर्विवाह। ठीक है। अब अगर एक पत्नी है और उसके बहुत सारे पति है, क्योंकि महाभारत में ऐसा होता है कि होता था कि जो अ, द्रौपदी थी उसके 5 पति थे। तो इस चीजों को बोलते हैं बहुपति प्रथा। ठीक है। हालांकि ऐसा भी हुआ है कि एक ही राजा की बहुत सारी पत्नियां भी थी, तो उस प्रथा को बोलते थे बहुपत्नी प्रथा। आई होप तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ये चीजें समझ में आई? ठीक है। तो अभी 4 ऑप्शंस तुम्हें पता चल गया। बहुपति प्रथा क्या होती है, अंतर विवाह क्या होता है, बहुपत्नी क्या होता है, बहिर्विवाह क्या होता है। पता चल गया ना? ओके। तो बौद्ध धर्म की बात हो रही है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन रहे हैं? तो वो है महात्मा बुद्ध। है ना? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो वो नाम था सिद्धार्थ। ठीक है। ये तुमने कहानी सुनी भी होगी। सिद्धार्थ जो थे, उन्होंने, वो भी राजा के बेटे थे। ठीक है। उनकी माता का नाम था माया देवी। लेकिन उनके मदर जो थी, वो जन्म के कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में उनका जो पालन पोषण किया था, जो उनको गोद लिया था, उनकी मौसी ने किया था, और जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। तो ये सारी चीजें तो तुम्हें पता है। अब क्वेश्चन ये है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक दीपवंश और महावंश किस देश में लिखी गई? तो दीपवंश और दीपवंश यानी कि छोटा, महावंश यानी बड़ा। तो ये जो पुस्तकें हैं ये श्रीलंका में लिखी गई थी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, थोड़ा सा ये पोल साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। एक तिब्बत से व्यक्ति आया था जिसने भारत में आके शरण मांगी थी। उस व्यक्ति का क्या नाम था? एक तिब्बत से व्यक्ति आया था जिसने भारत में आके शरण मांगी थी। उस व्यक्ति का नाम बताओ क्या था? हाँ, दलाई लामा नाम था। वेरी गुड। तो ये तो अ, उसी की वजह से तो देखो चीन के साथ हमारा युद्ध हो गया था। क्या किसी को डेट याद है कि भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? और वो युद्ध ऐसा था जिसमें भारत हार गया था। हाँ, वेरी गुड। अक्टूबर 1962 समथिंग समथिंग था, जिसमें भारत पहली बार किसी देश के साथ हार गया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने शिक्षक हो चुके हैं? और इन शिक्षक को
क्या कहा जाता था? तीर्थंकर कहा जाता था, है ना? तीर्थंकर क्या होते थे? जो बेसिकली शिक्षा देते थे। और यह शिक्षा जो होती थी वो जीवन के बारे में होती थी, कि कैसे अपने मार्गदर्शन करें। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब उसने बोला महावीर से पहले कितने हैं? तो अगर महावीर 24वें तीर्थंकर है तो उससे पहले कितने होंगे? 23। तो टोटल आंसर हो जाएगा 23। कि महावीर से पहले कितने थे? 23 तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही है। बाहरी दुनिया के बुद्ध की पहली यात्रा से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित में करें। यानी कि हमें बताना है कि बुद्ध जो थे उन्होंने सबसे पहले क्या क्या देखा। सबसे पहले उन्होंने देखा था एक बीमार पुरुष को। तो उन्होंने पूछा था कि क्या मैं भी ऐसा बीमार हो जाऊंगा? तो उनका आंसर मिला था कि हाँ, जीवन में हर एक इंसान को बीमार पड़ना पड़ता है ना? तो ये तुमने कहानी सुनी है ये वाली? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड कहानी सुनी है? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सुना तो दोबारा बता देता हूँ। जब जो सिद्धार्थ थे ना, वो ना बचपन से ही मतलब राज परिवार से थे। तो उनके जन्म के बाद ना एक सन्यासी व्यक्ति ने ये वो करी थी भविष्यवाणी, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा अपने पूरे इतिहास का, या तो ये बहुत बड़ा भिखारी या सन्यासी बनेगा। ठीक है? तो उनके जो पिता थे वो इस बात से डर गए और उन्होंने क्या करा, और सिद्धार्थ को पूरे राजमहल में, मतलब कि राजमहल में ही कैद कर दिया। कैद करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें फ्रीडम नहीं दी, बस उनको बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। वो चाहते ही नहीं थे कि ये और चीजें देखें तो ये बाहर निकले। लेकिन ऐसे में उनका एक दोस्त बन गया था जो कि था घुड़सवार, जिसका नाम था चन्ना। ठीक है? तो चन्ना से एक दिन उन्होंने मदद मांगी और वह बाहर की ओर निकल गए। तो सबसे पहले उन्होंने एक इंसान को देखा जो बहुत ज्यादा खास रहा था। ठीक है? तो जब वह खास रहा था तो, और वह बहुत ज्यादा बूढ़ा इंसान था। ठीक है? तो उन्होंने पूछा कि इनको क्या हो गया है, ये इनके जो दाढ़ी वाड़ी है ये इतने ज्यादा सफेद क्यों लग रही है? तो आंसर मिला कि ये बुढ़ापा है और एक ना एक दिन सब लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो सिद्धार्थ ने पूछा क्या मैं भी ऐसा एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा? तो जवाब मिला हाँ, बिल्कुल। फिर पूछा ये खास क्यों रहे हैं? तो उन्होंने उनको बताया गया कि ये जो है ना बीमार है। बीमार है, क्यों बीमार है? तो बताया कि ये स्वाभाविक होता है, प्राकृतिक होता है। एक ना एक दिन सबको बीमार होना होता है और वो ठीक भी हो जाता है। तो उन्होंने वो सेकंड नंबर पे बीमार व्यक्ति को देखा। अब जैसे ही वो उनका रथ आगे जा रहा था तो अचानक से कुछ लोग नारे लगाते हुए जा रहे थे। और वह नारे लगाने के साथ साथ वो एक लाश को उठाते हुए लेकर जा रहे थे। ठीक है? तो उन्होंने पूछा इनको कपड़े में लपेट क्यों रखा है और ये सफेद चादर क्यों डाल रखी है? तो चन्ना ने बताया कि ये है ना एक मृत मृत शरीर है। मृत मतलब मरा हुआ शरीर है। अब जा रहे हैं इसको जलाने के लिए क्योंकि इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। ठीक है? और तो कह रहे क्या मैं भी एक दिन मर जाऊंगा इससे? तो जवाब मिला हाँ, एक ना एक दिन तो सबको ही मरना है। और लास्ट में उन्होंने एक साधु को देखा जो आधा, जिसके शरीर पे बस आधे ही कपड़े थे और वो लोटा लेके आराम से तपस्या कर रहा था। कह रहे थे ये तो बिल्कुल, इसके चेहरे पे क्यों दुखी नहीं दिख रहा है, ना कुछ दिख रहा है, ये बिल्कुल शांत कैसे है? तो चन्ना ने बताया कि इन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, इनको कोई भी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो वही गौतम बुद्ध की लाइफ का टर्निंग मोमेंट था। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी सोचा कि मैं भी ऐसा ही बनूंगा। ठीक है? तो चलो वो तो चलो कहानी हो गई। इसके ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो सबसे पहले उन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर बीमार व्यक्ति को देखा, ठीक है, बीमार पुरुष को देखा, फिर उन्होंने एक लाश को देखा, और फिर उसके बाद ग्रह तागे ने एक सन्यासी को देखा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है।
नेक्स्ट है महायान। देखो, बौद्ध धर्म जो था ना वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक था हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान क्या था? हीनयान लोग बोलते थे कि गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं है बल्कि एक अच्छे व्यक्ति हैं, और उन्होंने अच्छे काम किए हैं, तो ये लोग गौतम बुद्ध की पूजा नहीं करते थे। लेकिन महायान वाले जो लोग थे, जो गौतम बुद्ध को महान मानते थे, उनके अनुसार गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ही महान इंसान थे, और वे उनकी मूर्ति पूजा भी करते थे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? महायान बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? कौन से सही है हमें ये बताना है। तो महायान मत में बुद्ध मुक्ति नहीं दिला सकते थे, चलो अभी देखेंगे। महायान बौद्ध जो वादियों ने बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में देखा, यानी कि बहुत ही ज्यादा महान मानते थे, और ये सोचते थे कि बुद्ध जो है वो सब कुछ कर सकते हैं। चलो ये भी चीजें देखेंगे। ठीक है। फिर बोधिसत्व को परम करुणा में जीवन माना गया, और जो सत्कर्मों को पुण्य कमाते थे। मतलब जो बौद्ध धर्म के पालन करने वाले लोग हैं उनको एक स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करना पड़ता है। जैसे तुम्हें पता है, जो बौद्ध धर्म लोग अपना लेते हैं ना, उनको एक कंबल मिलता है। वो उस कंबल को उन्हें 5 साल चलाना होता है। और खाना भी ऐसे नहीं कि वो पेट भर के खा रहे हैं, तो फिर वो मोक्ष कैसे ले रहे हैं? फिर वो साधु कैसे कहलाएंगे? तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है। बॉडी से पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों को में छोड़ देने के लिए, निब्बान प्राप्ति के लिए करते हैं। अच्छा, ये बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं ना, वो उनकी डेथ भी कैसे होती है? ये लोग क्या करते हैं, हमेशा से मिडिल पाथ यूज करते हैं, मध्यम मार्ग। ना ज्यादा हिंसा करते हैं, ना ज्यादा अहिंसक होते हैं। तो ये लोग निब्बान प्राप्ति, या जो निब्बान निर्वाण क्या होता है, इसका मतलब होता है जन्म और मृत्यु के रहस्य के बारे में जान लेना, इसको निब्बान कहते हैं। तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? बोधिसत्व अपने पुण्य का प्रयोग दूसरे, हाँ तो देखो, जो साधु लोग होते हैं, सच्चे साधु वही होते हैं जो अपने ज्ञान का प्रयोग करके दूसरों की सहायता करें। तो इसमें जो ऑप्शन है वो कौन कौन सा सही है? क्या लगता है कौन कौन सा सही है? इसमें जो ऑप्शन है बी वाला बिल्कुल ठीक है, क्योंकि महायान बौद्धिवाद जो बुद्ध को मुक्तिदाता के रूप में देखते थे, महान मानते थे। और सी भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो डी वाला ऑप्शन है ना, बोधिसत्व इस पुण्य का प्रयोग दुनिया के दुखों में छोड़ देने के लिए, वो तो दुनिया में दुखों को छोड़ थोड़ी दे रहे हैं, दुखों को खत्म करने के लिए होता है ना। तो यहाँ पर डी नहीं होगा। तो बी, सी और ई, और बी और सी और ई किसमें है? ऑप्शन नंबर सेकंड में ही है। ठीक है। देखो, गौतम बुद्ध की लाइफ से रिलेटेड 4 जगह है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला है लुम्बिनी। लुम्बिनी वह स्थान है जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी कहाँ पर है? नेपाल में है। दूसरी चीज है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो जगह थी बोध गया। बोध मतलब होता है बुद्धि, गया यानी कि जो जगह का नाम है। तो बोध गया कहाँ पर है? बिहार में है। जहां पर उन्होंने पहली बार स्पीच दी थी, अपना भाषण दिया था, ज्ञान के बारे में बताया था। वो जगह थी सारनाथ, जहां से अशोक स्तंभ भी लिया है। तुमने देखा होगा कि नोट पर 4 शेर बने रहते हैं एक स्तंभ के खड़े, वो भी सारनाथ से ही है। ठीक है। और जहां पर बेचारे इनकी डेथ हो गई, जिसको महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, वो जगह थी कुशीनगर। ठीक है। जहाँ पे असल बोलते हैं खुशी खुशी गौतम बुद्ध मर गए, तो वो कौन सी जगह थी? कुशीनगर। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। बोध गया क्या था? जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो फर्स्ट का थर्ड होगा। और फर्स्ट का थर्ड, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। कुशीनगर क्या था? जहां पर उनको निब्बान प्राप्त हो, निब्बान मतलब मृत्यु। तो सेकंड का फर्स्ट, तो दोनों में ही है। लुम्बिनी क्या था? जहां पर उनका जन्म हुआ था, तो थर्ड का फोर्थ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो, थर्ड का फोर्थ है। सारनाथ क्या है? जहां पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, तो फोर्थ का सेकंड।
यानी कि डी का सेकंड। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन समाज में, मध्यकालीन समाज यानी कि जो हमारी जो हिस्ट्री है ना वो तीन पार्ट में डिवाइड है। इंग्लिश में बोले तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न। हिंदी में बोले तो एंशियंट यानी कि जो पुरानी हिस्ट्री है जिसको पुराकालीन या अतीत बोलते हैं। फिर बीच की जो हिस्ट्री है उसको मध्यकालीन बोलते हैं। और जो मॉडर्न है उसको हम लोग आधुनिक हिस्ट्री बोलते हैं, जिसमें महात्मा गांधी और ये सब जो है। मध्यकालीन यानी कि जो बीच की हिस्ट्री है उसमें टंका जो शब्द है वो सिक्के के लिए यूज किया गया था। ठीक है, टांका जो था, टांका प्रणाली यानी सिक्के की प्रणाली। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में उनके भारत आने का क्रम अनुसार लिखिए। अच्छा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने भारत की खोज करी थी। वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत की खोज करी थी? हाँ, कब करी थी भारत की खोज उसने? 1498 में। ठीक है, कहाँ से आया था वो भी पुर्तगाल से आया था। तुमने ध्यान दिया होगा, मैंने बोला वो भी पुर्तगाल से आया। तो क्या मतलब इसका कि और भी लोग पुर्तगाल से आए हैं? हाँ, बहुत सारे लोग पुर्तगाल से आए। ठीक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बारबोसा। ठीक है, तो बारबोसा मैंने ऐसे याद करवाया था कि वास्को डिगामा आया, यानी कि मामा आया, और वो हमारे लिए क्या लेके आया? समोसा लेके आया। समोसा यानी बारबोसा। तो पहले आया वास्को डिगामा, फिर आया बारबोसा। तो देखो बारबोसा यहाँ पे कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है ना? तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो इसमें देखो सबसे पहले डी किस में दे रखा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में ही दे रखा है। फिर आए स्पेन से अंतोनियो मोसेरेट, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद इंग्लैंड से पीटर मुंडी आया। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस से जो बेसिस टेवनियर आया। ठीक है, और लास्ट में फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर आया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, विजयनगर का सबसे महान सम्राट कौन था? जो एक नगर था विजयनगर, दो नदियों के बीच का जो जगह थी, जैसे मेसोपोटामिया में दजला फरात था, ऐसे ही कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच की जो जगह थी उस जगह पे विजयनगर बसा हुआ था। तो विजयनगर का सबसे महान सम्राट कौन था? कृष्ण देव राय। तो कृष्ण देव राय को ही हिंदू सुतराणा की उपाधि मिली थी। ये एक अरबी भाषा का शब्द है। और संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत में इसका मतलब क्या होता है? संस्कृत में इसका मतलब होता है सुल्तानों का सुल्तान, यानी कि जो सबसे बड़ा राजा हो। तो हिंदू, हिंदू मतलब हिंदू यानी कि हिंदू, जो भारत में जो हिंदू लोग हैं। और सुल्ताना मतलब सुल्तान, जो भारत का पहला हिंदू सुल्तान हुआ, तो उसको हिंदू सुल्ताना भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्या किसी को पता है नवाज शरीफ? तो वो तो पाकिस्तान का है। नवाज एक वो था शायद, गरीब नवाज। हाँ, गरीब नवाज किसको बोला गया था? गरीब नवाज ये चिश्ती सिलसिले का था, जिनकी एक बहुत बड़ी दरगाह भी है, और वह दरगाह है अजमेर में। गरीब नवाज की जो उपाधि मिली है वो मिली है मोइनुद्दीन चिश्ती को। ये कौन है? जैसे हमारे दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया है, ऐसे अजमेर की एक दरगाह है जो सिख लोगों की है। वहां पे माना जाता है कि उन दरगाह पे जो भी लोग जाते हैं वो पूरे हो जाते हैं, मुराद जो मांगते हैं, मुराद यानी इच्छा, वो पूरी हो जाती है।
तो गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये उलेमा लोग कौन होते हैं? उलेमा कौन से लोग होते हैं जो इस्लाम के बारे में सबसे अधिक जानते हैं, उनको उलेमा कहा जाता है। शेख कौन से लोग होते हैं? तो देखो, मुस्लिम्स में ना दो टाइप के लोग होते थे। एक होता था शेख और दूसरा होता था मुरीद। मुरीद या बोल लो या उनके फॉलोवर बोल लो। तो शेख मतलब होता था टीचर। तो जो टीचर होते थे उनको शेख बोला जाता था, और जो शिष्य होता था उनको मुरीद बोला जाता था। तो बाय द वे, हिंदू सुल्ताना की उपाधि किसको मिली थी? या इस शब्द का मतलब क्या है? सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य का संरक्षक देव देवता कौन था? तो विजयनगर जो था ना, वहां पे बहुत सारे देवी देवता थे। अब इसमें विजयनगर जो था, उसमें पंपा देवी थी, यानी कि पार्वती को माना जाता था। विरूपाक्ष, यानी कि जो शिव जी जो थे ना, उनको विरूपाक्ष बोला जाता था। वहां पर एक मंदिर था जो अभी भी है, जिस मंदिर का नाम है हजारा राम मंदिर। ठीक है। तो हजारा राम मंदिर अभी आज भी फेमस है। अब यहाँ पे बोला है संरक्षक देवता कौन सा है। अगर यहाँ पे देवी बोला जाता तो पंपा देवी होता। देवता बोला है तो विरूपाक्ष होगा। और विरूपाक्ष कौन से देवता होते हैं? शिव जी को। तो विजयनगर साम्राज्य के संरक्षक देवता कौन है? विरूपाक्ष। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आई? अच्छा, और किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम्पी। तो विजयनगर जो था ना, एक साम्राज्य था जिसकी कैपिटल थी हम्पी। उसको यूनेस्को, जैसे 50 रुपए के नोट में, 100 रुपए के नोट में, 200 के नोट में पीछे के साइड देखोगे तो अलग अलग स्थल है। ऐसे ही हम्पी जो था, उसको यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो वो किया गया था 1986 में। ठीक है। डेट याद रखना। हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व पुरातत्व स्थल यूनेस्को के द्वारा कब करा गया था? तो वो किया गया था 1986। अच्छा चलो, यूनेस्को की बात हो रही है तो यूनेस्को की कोई फुल फॉर्म पता है किसी को? यूनेस्को क्या है? ये यूनेस्को क्या है? क्यों है बताओ? क्या है ये यूनेस्को? किसी को याद है यूनेस्को क्या है? कोई भी जिसको याद हो। चलो कोई बात नहीं। यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये क्या बोल दिया है मैंने? यूनेस्को जो है ना, वो हमारे पूरे विश्व में ऐसी जगह जो शिक्षा के स्तर से, जो विज्ञान के स्तर से बहुत जरूरी है, जैसे हमारे यहाँ पे ताजमहल, लाल किला, ये सारी जो चीजें हैं बहुत ज्यादा जरूरी है। इन जगहों का संरक्षण सुरक्षित रखने की जो जिम्मेदारी दे रखी है, वो यूनेस्को को दे रखी है। यूएन की एक एजेंसी है जिसका नाम है यूनेस्को। जैसे तुमने डब्ल्यू एच ओ का नाम सुना होगा, ऐसे ही यूनेस्को भी है। यूनेस्को करता क्या है? इन जगहों को संरक्षित रखता है, बचा के रखता है, और इनके रख रखाव में पैसा भी खर्च करता है। तो हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित कर दिया गया? 1986 में कर दिया गया। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ यात्री के नाम दे रखे हैं और हमें बताना है कि वो कौन से देश से है। अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस से था, जिसने बताया कि विजयनगर जो है उसको 7 रस्सियों में बांध रखा है। यानी कि एक किला बना रहे हैं तो किला जो है वो कितने लेयर में बनाया गया है? 7 बार उसको सीमेंट से घेरा गया है।
पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ऐसे करते करते 7 लेयर में डिवाइड किया। विजयनगर में खेती थी अलग, अलग उसकी किलेबंदी करी गई थी, फिर उसके बाजार की अलग करी गई थी। तो इसके बारे में हमें बताया था, एक फारस से आया हुआ व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रज्जा। तो पहले का थ्री, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया डोमिंगो पेस। When the Domingo Pace entered into the city of Vijayanagar, it has said विजयनगर हैज नो स्पेस, मतलब विजयनगर में तो स्पेस ही नहीं है। तो ये आया था, डोमिंगो जो पेस था वो पुर्तगाल से आया था, जिसने विजयनगर के बाजारों के बारे में भी बताया था और घरों के बारे में बताया था। एक नेक्स्ट आया है अफनासी निकितिन। तो याद करो, निकितिन जो था, विजयनगर छोड़ो, पोल साइंस में निकिता क्रूशचेव था। निकिता क्रूशचेव जो कहाँ से था, सोवियत संघ से। और सोवियत संघ का बाद में चल के क्या बन गया, रूस। तो निकितिन भी था रूस से। अब नेक्स्ट है निकोलो द कॉन्टी। लास्ट में कॉन्टी के आई आ रहा है, तो आई से इटली। तो निकोलो द कॉन्टी कहाँ से था, इटली से था। तो फर्स्ट का सी होगा, बी का बी होगा, बी का जो है फर्स्ट होगा। और निकितिन का क्या होगा, रूस होगा। और डी का क्या होगा, फोर्थ होगा। दोबारा बोल देता हूँ, शायद गलत बोल दिया था। अब्दुल रज्जाक जो था वो कहाँ से आया था, फारस से आया था। तो फर्स्ट का थर्ड होगा। डोमिंगो पेस कहाँ से आया था, वो पुर्तगाल से आया था, है ना। और निकितिन कहाँ से आया था, वो रूस से आया था। और कॉर्टी कहाँ से आया था, इटली से आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। यहाँ तक चीजें समझ में आई। मनीषा, किशु, तुम्हें सब समझ में आया? ठीक है। और मुस्कान, आंचल, चलो ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। ये वाला पेपर तो मैं भेज दे रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। कुछ भी अगर इसमें समझ में ना आए तो कल की क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे। और प्लीज जो कल पेपर करवाया था उसको पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है। आधे से ज्यादा तो मैंने करवा ही दिया था, बट स्टिल तुम पूरा कंप्लीट कर लेना।